नमस्कार। आज मैं आपको विक्रम बेताल की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। तीसरा अध्याय है जो शुक और शारिका की कथा है। ये तो मैं आपको सुना रही हूँ। शीशपास वृक्ष पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा बेताल फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो, यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे ही जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ। बेताल ने विक्रमादित्य को कथा दूसरी सुनाना चालू कर दिया। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक शुक तोता था, जिसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था। तोते का वह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उसे तोते का नाम था विदंग चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सौमिका नाम की एक वैसी ही सारिका मैना थी। मतलब सारिका नाम था जिसका, मैना थी वो थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों पति पत्नी की सेवा करते हुए वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुभंगे, तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृतज्ञ होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वह बोला, तुम्हारा यह कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्ट तो स्त्रियां होती हैं और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। तोते की बात पर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हो तो वह तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम यह बताओ कि पुरुष किस प्रकार कृधन होते हैं, कठोर होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली यह कथा सुनाई। सारिका द्वारा सुनाई हुई कथा, इस धरती पर कामंदिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वह अर्धदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वहाँ व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उच्च खलन हो गया। वह बुरे लोगों की संगति में बैठने उठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि दुर्दशनों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चला गया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां पहुंचने के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी के घर प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि
पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ था कि उसने रत्नावती नाम की अपनी कन्या भी उसे विवाह में दी और दहेज में ढेर सारा धन भी दे दिया। तब वह धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। मतलब धनदत्त कहाँ रहने लगा? ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने से वह फिर व्यसनों में फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्यत हो गया। रत्नावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः वह व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक वृद्धा के साथ गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर वह उस देश से चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर तक जंगल में जा पहुँचे, जहाँ चोरों का भय बतलाकर उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिए। धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खंडर में धकेल दिया। गड्ढे में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खंडर से बाहर निकल आई। उसका शरीर छत विक्षत हो गया था। जगह जगह राह पूछती वह बड़ी कठिनाई से अपने पिता के घर पहुंच पाई। अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता संकेत में आ गए कि उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को भगा कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्ध को गड्ढक में फेंक दिया था। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं गड्ढक में से चीखती चिल्लाती रही। देवी योग से एक पाथिक ने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे गड्ढक से बाहर निकाला। वे किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछती हुई यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वह उस सती अपने पति का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गवा दिया। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लाऊं। मैं उनसे कहूँगा कि उनकी पुत्री उसके घर भली प्रकार से रह रही है। ऐसा विचार कर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों ना अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लाऊं और मैं उनसे कहूँगा कि उनकी पुत्री मेरे घर में भली प्रकार से रह रही है। ऐसा विचार कर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह उस पापी के चरणों में जा गिरी। उसके पति के डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृत्तांत कह सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ मूठ अपने पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदत्त में हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया, इस प्रसन्नता में कि उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचाया है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि उसने उसकी
बेटी को धोखे से गड्ढे में गिराया है। और उसकी पत्नी भी यही समझ रही थी कि वो धोखे से गड्ढे में गिरी है, इसलिए उसके पति ने दोबारा उनके घर आकर के उनका विश्वास फिर जीत लिया। उसने अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव मनाया। तत्पश्चात धनवंत वहाँ अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना ने आगे का वृत्तांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय उस नृशंस ने जो कुछ किया वह यद्यपि कहने के योग्य तो नहीं है, किंतु फिर भी मैं कथा के प्रसंग में कहना चाह रही हूँ। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चला गया। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं, तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे शुक्र, शारिका अपनी बात कह चुकी है, प्रत्युत्तर में तुम्हें जो भी कहना है उससे कहो। तब तोते ने उन्हें कथा सुनाई। अब ये राजा के दरबार में तोता मैना कथा सुना रहे हैं। अब सारिका यानी मैना की कथा पूरी हुई। अगली वीडियो में शुक्र की कथा मैं सुनाती हूँ जो तोता सुनाने वाला है। धन्यवाद।